हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वी एक्सप्लेन और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जोकर मूवी का फुल ब्रेकडाउन एंड एक्सप्लेनेशन। जोकर को लगभग हर कोई जानता है कि वो बैटमैन का आर्च एनिमी है, बट मोस्ट ऑफ अस ये नहीं जानते कि आखिर जोकर आया कैसे, जोकर का पास्ट क्या था और आखिर उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बड़ा विलन बन गया। ये मूवी हमें यही सब दिखाती है और इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा आखिर जोकर इतना बड़ा साइकोपैथ कैसे बन गया। तो आइए देखते हैं। जोकर मूवी में दिखाया गया है कि हमारी सोसाइटी दो हिस्सों में बंटती जा रही है, पहला अमीर लोगों की, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोगों की। मूवी के शुरू होने पे हम पहले सीन में देखते हैं कि आर्थर, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो एक मिरर के सामने बैठकर मेकअप कर रहा होता है। वहीं हम रेडियो पे सुनते हैं कि शहर की हालत कैसे दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और महंगाई भी बढ़ रही है और इसके साथ ही रिच और पुअर के बीच का गैप भी बढ़ते चला जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर एक साइन बोर्ड लेकर खड़ा है और किसी कंपनी का ऐड कर रहा है। तभी कुछ लड़के आकर उसे परेशान करते हैं और उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। आर्थर भी उनके पीछे भागता है, पर जहाँ पे वो पहुँचता है वहाँ पे वो सारे लड़के मिलकर उसे बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। जब आर्थर बिना साइन बोर्ड के वापस काम पे जाता है तो उसके बॉस उसकी बात समझने के बजाय उसे रूडली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अगर उसने उस साइन बोर्ड को वापस नहीं किया तो उसकी सैलरी कट कर दी जाएगी। आर्थर इन सब बातों से बहुत दुखी होता है। फिर उसका कलीग ब्रैंडल उसे उन लड़कों के बारे में भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर पर वह काम नहीं करता। इसके बाद वो उसे एक गन देने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर मना कर देता है। लेकिन ब्रैंडल उसे बार बार एक ही बात कहता है कि ये सिर्फ एक सेफ्टी मेजर है। तब वो उस गन को ले लेता है। फिर हम देखते हैं आर्थर बस से ट्रैवल कर रहा होता है, जिस दौरान वो एक बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है, पर उस बच्चे की माँ उससे बहुत रूडली बात करती है। तभी आर्थर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जब वो औरत पीछे देखती है तो आर्थर उसे एक कागज़ देता है जिसमें लिखा था कि उसे एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो उसे सिर पर चोट लगने से हुई थी। इस बीमारी के कारण आर्थर दुखी होने पर बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और उसके इमोशंस और एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल नहीं रहता। आर्थर अपनी बीमारी के इलाज के लिए सोशल सर्विसेज पर डिपेंड करता था, जहां वो इसके ट्रीटमेंट के लिए जाया करता है। आगे हम देखते हैं कि आर्थर जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी बुढ़ी माँ पेनी उसे पूछती है कि क्या कोई लेटर आया है, जिस पर वो बताता है कि नहीं। आर्थर अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो 30 साल थॉमस वेन के यहाँ काम करती थी। अगर उन्हें उसकी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो ज़रूर मदद करेंगे। फिर दोनों बैठकर टीवी पर अपना फेवरेट मुरे फ्रैंकलिन का शो देखते हैं। मुरे को आर्थर अपना फादर फिगर मानता है। आर्थर शो देखते वक्त ये इमेजिन करने लगता है कि मुरे ने अपने शो में उसे अपने बेटे जैसा माना है। अगले दिन आर्थर साइन बोर्ड के बिना ही ऑफिस पहुंच जाता है, जहां उसका बॉस उसे खूब जलील करता है। आर्थर उस दिन जब अपने घर पहुंचता है तब उसे लिफ्ट में एक सिंगल मदर, जिसका नाम भी सोफ़ी रहता है, वो दिखाई देती है। आर्थर उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। घर पहुंचने पे उसकी मम्मी उससे फिर पूछती है कि क्या कोई लेटर आया है, जिस पे आर्थर बोलता है कि नहीं और शायद कोई लेटर आएगा भी नहीं, क्योंकि वो एक बहुत रिच आदमी है और वो उनकी मदद क्यों करेंगे। फिर अगले दिन आर्थर सोफ़ी को दिन भर फॉलो करता है और रात में सोफ़ी उसे घर पहुँच के पूछती है क्या वो उसे फॉलो कर रहा था। आर्थर हाँ बोलता है। यहाँ हमें अजीब लगता है क्योंकि सोफ़ी गुस्साने के बजाय आर्थर से इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्थर हॉस्पिटल में जोकर बन के बीमार बच्चों को हंसाने की कोशिश कर रहा रहता है। तभी एक एक्ट के बीच में उसके पॉकेट से एक गन गिर जाती है। ये बात जब उसके बॉस को पता चलती है तो वो उसे जॉब से निकाल देता है। आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गन सिर्फ एक प्रॉप थी, पर उसका बॉस कहता है कि ब्रैंडल ने उसे बताया है कि ये गन उसने लास्ट वीक ही खरीदी थी।
आर्थर इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी होता है और ट्रेन से जा रहा होता है। तभी उसके सामने वेन एंटरप्राइज के 3 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी आर्थर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो लोग गुस्सा के उसी को पीटने लगते हैं। इसी बीच आर्थर उन तीनों लोगों को गोली मार देता है। फिर वो एक वॉशरूम में जाता है जहां हम उसे नाचते हुए देखते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि उसने मर्डर को एंजॉय किया। फिर हम देखते हैं कि आर्थर न्यूज़ देख रहा होता है जहाँ पे कि थॉमस वेन उन तीनों लड़कों की मौत पे दुख जता रहे होते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। अगले दिन आर्थर सोशल सर्विसेज के पास जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो भी फंड ना मिलने के कारण बंद होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि आर्थर स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह एक जगह परफॉर्म कर रहा होता है। सोफ़ी भी वहीं पे मौजूद रहती है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से आर्थर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि आर्थर और सोफ़ी एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि आर्थर सोफ़ी को अपनी गर्लफ्रेंड मानता है। घर पहुँचने पर उसकी मम्मी उसे एक लेटर देती है और उसे कहती है कि ये थॉमस वेन के नाम पे पोस्ट कर दे। आर्थर उस लेटर को पढ़ लेता है और फिर अपनी मम्मी से पूछता है कि आखिर उसने उसे ये सब अभी तक क्यों नहीं बताया। इस पर उसकी मम्मी कहती है कि उसने कुछ पेपर्स को साइन किया था जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट था कि उसे इन सारी बातों को प्राइवेट रखना होगा। फिर आर्थर थॉमस वेन के घर जाता है जहाँ पे कि हम देखते हैं ब्रूस वेन को, जो कि आगे चल के बैटमैन बनेगा। वो गेट के पास खेल रहा होता है। आर्थर उसे हंसाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ एल्फ्रेड आ जाता है। एल्फ्रेड वेन हाउस का बटलर है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। आर्थर उसे बताता है कि उसकी माँ पेनी यहाँ पे काम करा करती थी, लेकिन एल्फ्रेड उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, जिसपे कि आर्थर चिल्लाने लगता है कि उसकी माँ पेनी थॉमस वेन की पत्नी है। इस पे एल्फ्रेड उसे बताता है कि उसकी माँ पागल है, लेकिन ये सुनते ही आर्थर गुस्सा आ जाता है और एल्फ्रेड का कॉलर पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पहुंचने पर आर्थर देखता है कि उसकी माँ को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है क्योंकि उसे स्ट्रोक आया था। उसे आगे पता चलता है कि इसकी वजह 2 डिटेक्टिव थे। वो आर्थर से भी मर्डर के बारे में पूछताछ करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर आर्थर अपनी माँ के रूम में जाता है जहाँ वो एडमिट रहती हैं। वहाँ टीवी पर मरे उसके उस दिन के परफॉर्मेंस का मजाक उड़ाता है जब वो अपने बीमारी की वजह से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। ये देखकर आर्थर बहुत शॉक हो जाता है कि मरे भी और लोगों की ही तरह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोकर एक गरीबों के आइकन के जैसा उभरने लगता है, जहाँ की लोग उससे इंस्पायर होके जोकर का मास्क पहनकर अमीरों को मारने और लूटने लगते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि आर्थर एक अमीरों के सिनेमा हॉल में किसी तरह घुस जाता है और वहाँ बाथरूम में वो थॉमस वेन से मिलता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो उसका बेटा है। थॉमस उसे बोलता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो और तुम्हारी माँ मेंटली डिस्टर्ब थी, इसीलिए उसे हमने काम से निकाल दिया था। तभी आर्थर को फिट्स ऑफ लाफ्टर आने लगते हैं और थॉमस उसे पंच करते हुए कहता है कि वो उसके बेटे से दूर रहे, नहीं तो वो उसे जान से मार डालेगा। आर्थर जब घर पहुंचता है तो उसे मरे फ्रैंकलिन के शो पे इनवाइट किया जाता है, क्योंकि आर्थर का मजाक उड़ाने के बाद उस शो की टीआरपी बहुत बढ़ जाती है। आर्थर मिलने को राज़ी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि आर्थर आर्खम असाइलम जाता है, जहां वो अपनी मां की फाइल चोरी करके भाग जाता है। फाइल को पढ़ने के बाद वो बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि उसमें बताया गया था कि आर्थर की मां उसकी असली मां नहीं थी और मेंटली इल और एक अब्यूजिव मदर थी। हमें ये भी पता चलता है कि उसकी मां का बॉयफ्रेंड उसे उसी के सामने बुरी तरीके से अब्यूज़ करता था और इसी के चलते आर्थर के सिर पर चोट लग जाती है और उसे इस डिसऑर्डर का शिकार बनना पड़ता है। ये जानने के बाद आर्थर सीधा सोफ़ी के पास जाता है, जो उसे देखकर डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफ़ी आर्थर की गर्लफ्रेंड नहीं रहती है, बल्कि आर्थर बस उसे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इमेजिन करता रहता था। जैसे कि हमने पहले भी देखा था
कि मरे उसे अपने बेटे की तरह मानता है। इसके बाद आर्थर सीधा हॉस्पिटल जाता है और वहाँ अपनी माँ को जान से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं आर्थर जोकर का मेकअप करता है क्योंकि उसे शो पर एज ए गेस्ट जाना था। तभी वहाँ पे रैंडल और गैरी उसकी माँ की मौत पर शोक जताने आते हैं। रैंडल उसे मर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, जिसे आर्थर वहीं पर रैंडल का ब्रूटली मर्डर कर देता है। लेकिन वो गैरी को वहाँ से जाने देता है क्योंकि गैरी ने हमेशा उससे अच्छा बिहेव किया था। मेकअप पूरा करने और ड्रेसअप होने के बाद आर्थर निकल जाता है और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही आइकॉनिक सीन जहाँ पे कि हम आर्थर को सीढ़ियों पे डांस करते हुए देखते हैं। तभी उसे खोजते हुए दोनों डिटेक्टिव वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसे चेज़ करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए आर्थर एक ट्रेन में चढ़ जाता है जहाँ पे कि लोग जोकर का मास्क लगा के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इस कारण वो दोनों डिटेक्टिव आर्थर को नहीं खोज पाते और गलती से गोली चला देते हैं, जिससे कि भीड़ बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है और उन दोनों को मारने लगती है। वहाँ से भागने के बाद आर्थर मुरे के शॉप पहुँचता है और उनसे कहता है कि उसे एज ए जोकर इंट्रोड्यूस किया जाए। शो के दौरान आर्थर बताता है कि उसने ही उन तीनों एम्प्लॉयज़ का मर्डर किया था और वो आगे कहता है कि हमारी सोसाइटी कितनी क्रूअल और बेकार है। आर्थर बोलता है कि मुरे भी उनमें से ही एक है जिसने उस दिन शो में उसका मजाक बनाया था और आज भी उसका मजाक बनाने के लिए ही उसे वहाँ पे बुलाया है। इससे पहले कि मरे उसकी और बेइज्जती कर सके, आर्थर उसे लाइव टीवी पे शूट कर देता है। उधर इस बात से शहर में राइट्स होने लगती हैं। पुलिस आर्थर को अरेस्ट करके ले जाने लगती है। तभी आर्थर के फॉलोअर्स एम्बुलेंस से गाड़ी को टक्कर मार देते हैं और उसे आज़ाद कर देते हैं। और वहीं पे होता है डीसी के सबसे बेहतरीन विलेन जोकर का जन्म। वहीं थॉमस वेन अपने परिवार के साथ थिएटर से बाहर निकलता है जहाँ पे कि सभी लोग राइड कर रहे होते हैं। वो बचने के लिए एक छोटी गली में घुस जाता है जहाँ जोकर का मास्क पहने एक आदमी थॉमस और उसकी वाइफ को गोली मार देता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रूस अपने माता पिता के शरीर के पास बैठकर रो रहा होता है और वहीं पे जन्म होता है बैटमैन का। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्थर एक मेंटल हॉस्पिटल में बैठा है और हंस रहा है। उसे वहाँ साइकोलॉजिस्ट उसकी हंसी का कारण पूछती है तो वो बोलता है कि तुम नहीं समझोगी। इस पॉइंट पे हम ये क्लियरली नहीं बोल सकते कि क्या इस हंसी का कारण उसकी बीमारी थी या फिर वो अब इसलिए हंस रहा था क्योंकि वो अब मर्डर्स को एंजॉय करने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस साइकोलॉजिस्ट को मार देता है और इसी के साथ जोकर मूवी का एंड हो जाता है। जोकर एक बेहतरीन मूवी है और जोकर का किरदार एक बेहतरीन किरदार रहा है। वो बहुत पहले से ही बैटमैन के अपोजिट के रूप में दिखाया गया है। उसके आइडियल्स और उसके काम करने का तरीका भी बैटमैन का बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम जोकर को आइडियलाइज न भी करें, लेकिन उसके द्वारा उठाई गई बातें सोचने लायक हैं, क्योंकि हम आज भी देख सकते हैं कि गरीबों और अमीरों के बीच का गैप कितना ज़्यादा है और कैसे गरीब हर चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।